शादी के जोहे में पहला इम्तिहान। शादी के जोहे में रिया अपने ससुराल देवगढ़ गांव आई थी। अभी उसने अपना पहला कदम घर के अंदर रखा ही था और अपना सामान भी ठीक से नहीं रखा था कि उसकी सास सविता देवी ने सख्त लहजे में कहा, बहू, जल्दी से पर्दा रख और सीधा रसोई में जा। घर में मेहमान आए हुए हैं, सबके लिए चाय बना। सविता देवी की यह बात रिया को बहुत बुरी लगी। उसके ससुर महेश प्रसाद ने फौरन टोक दिया, सविता, यह तुम क्या कह रही हो? अभी बहू ने घर को ठीक से देखा भी नहीं। रिया के पति अमन ने भी अपनी माँ की बात का विरोध किया और कहा, माँ, अभी रिया के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम उसे चाय बनाने भेज रही हो। इतने मेहमान आए हुए हैं, बेचारी ने कभी इतने लोगों के लिए एक साथ चाय भी नहीं बनाई होगी। तुम दोनों चुप रहो, मुझे पता है किससे क्या काम करवाना है। एक तो दहेज के नाम पर खाली हाथ आई है, ऊपर से रानी बनकर मेरे सर पर बैठेगी। चाय तो इसे ही बनानी पड़ेगी। रिया ने आंखें नीचे झुकाकर कहा, कोई बात नहीं माँ जी, मैं सबके लिए चाय बना दूंगी। रिया शादी के जूहे में ही रसोई में चली गई और एक बहे से पतीले में सबके लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाने के बाद उसने सब मेहमानों को चाय पिलाई। सबको चाय देने के बाद वो अपने और अमन के लिए चाय लेकर अपने कमरे में आ गई। अमन ने कहा, मुझे माफ कर दो रिया, मैंने आते ही तुमसे काम करवाना शुरू कर दिया। रिया मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, आखिर 2 दिन बाद मुझे यह सब करना ही था, तो आज से ही सही। आप परेशान मत हो, हम दोनों साथ मिलकर गरम गरम चाय पियेंगे। दोनों चाय पीने लगे। रिया ने चाय का पहला घूंट ही लिया था कि अचानक बाहर से जोर की चीख सुनाई दी, छिपकली, अरे ये तो माँ जी की आवाज है। ये कहकर रिया और अमन दोनों दौड़ते हुए सविता देवी के कमरे की तरफ गए। वहां उन्होंने देखा कि सविता देवी बुरी तरह से डरी हुई थी। डर के मारे उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। क्या हुआ माँ जी, आपने भूत देख लिया क्या? अमन ने पूछा। सविता देवी डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। रिया और अमन ने देखा कि दीवार पर एक बड़ी सी छिपकली बैठी हुई थी। रिया हंसकर बोली, बस इतनी सी छिपकली, इससे आपका क्या बिक जाएगा? छोटी सी छिपकली ही तो है, कोई डायनासोर थोड़ी है। अमन ने कहा, रिया, यह मजाक का वक्त नहीं है, माँ को छिपकली से बहुत डर लगता है। इसी बीच सविता देवी डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। माँ, अमन ने जल्दी से पानी के छींटे मारे। इसी दौरान रिया ने बिना डरे छिपकली को अपने हाथ से उठाया और खिड़की के बाहर फेंक दिया। रिया को छिपकली से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। थोड़ी देर बाद सविता देवी को होश आ गया। छिपकली कहाँ गई? बाहर भाग गई माँ जी। अब घर में कोई छिपकली नहीं है, आप आराम करो। सविता देवी सामान्य हो गई और अपने कमरे में लेट गई। रिया और अमन अपने कमरे में वापस आ गए। अमन बोला, ओहो, हमारी चाय तो ठंडी हो गई, मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। रिया रसोई में जाकर फिर से चाय बनाने लगी। चाय बनाते वक्त रिया सोचने लगी, माँ जी को छिपकली से इतना डर लगता है, अगर मैं छिपकली बन जाऊं तो माँ जी मुझ खरा जाती है इससे भी डरने लगेंगी और मुझे वजह परेशान नहीं करेगी। लेकिन मैं छिपकली बनूंगी कैसे? काश मुझे कोई जादू आता। यह सब सोचते सोचते रिया चाय बना चुकी थी। वह चाय लेकर अपने कमरे में आई और अमन के साथ चाय पीने लगी। थोड़ी देर बाद रिया की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई। सारे रिश्तेदार रिया का मुंह दिखाई करते हैं और बदले में उसे तोहफे देते हैं। रस्म के बाद सविता देवी ने कहा, बहू, अब सबके लिए खाना बनाकर खिला दो और खुद भी खाना खाकर जल्दी सो जाना। कल सुबह सब रिश्तेदारों की विदाई है। सुबह उठकर सबके लिए खीर पूरी बनानी है। बेचारी रिया शादी के पहले ही दिन सब रिश्तेदारों के लिए खाना बनाने लगी, लेकिन सविता देवी ने उस पर भी खरी खोटी सुना दी। तुझे तेरी माँ ने खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? दाल में न ठीक से तड़का है,
न लहसुन का स्वाद, सब्जी में तो बिल्कुल टेस्ट ही नहीं है। ऐसा खाना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। सब रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कटवा दी। महेश प्रसाद ने कहा, नई बहू से इतना काम करवाना और उसकी बुराई करना ठीक नहीं है। सविता देवी बोली, आप चुप रहिए। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मुझे पता है। बहू, जा और सारे बर्तन धो दे। रिया ने चुपचाप सारे बर्तन धोए। उसके बाद खुद खाना खाया। वो बहुत थक चुकी थी और थकान से सो गई। सुबह सबके उठने से पहले ही रिया उठ गई। उसने सारे मेहमानों के लिए खीर पूरी बनाकर तैयार कर ली। सबके उठने के बाद रिया ने सबको खाना खिलाया और उनकी विदाई की। अब सारे मेहमान जा चुके थे। अब घर की सारी जिम्मेदारी रिया के कंधों पर आ चुकी थी। घर का सारा काम, यहाँ तक कि बाजार से सब्जी, फल और राशन लाना भी रिया ही करती थी। एक दिन रिया बाजार सब्जी लेने गई। वो देर तक सब्जी और फल खरीदती रही। अमन को आम बहुत पसंद है, 1 किलो आम ले लेती हूँ। बाबूजी को खरबूजा पसंद है, 1 किलो खरबूजा भी ले लेती हूँ। रिया सबकी पसंद का सामान लेकर घर जा रही थी कि रास्ते में किसी ने आवाज दी, बेटी कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। रिया ने मुड़कर देखा तो एक बहुत बुद्धि औरत कांपती आवाज में उससे बुला रही थी। रिया बोली, हाँ अम्मा, ये सब आपके लिए ही तो है। रिया ने सारे फल उस बुद्धि अम्मा को दे दिए। बुद्धि अम्मा वहीं बैठकर सब फल खाने लगी। रिया ने मन में सोचा, लगता है अम्मा ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। तब बुद्धि अम्मा बोली, तू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटी, और मुझे यह भी पता है कि तू अपनी सास से बहुत परेशान है और तेरी सास छिपकली से बहुत डरती है। रिया हैरान रह गई। आपको कैसे पता? बुढ़ी अम्मा बोली, मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं लोगों की इंसानियत की परीक्षा लेती हूँ। तुम इस परीक्षा में पास हो गई हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कुछ जादू शक्तियाँ देती हूँ। बुद्धि अम्मा ने रिया की तरफ देखा और बोली, बेटी, मैं सच में एक जादूगरनी हूँ। मैं लोगों की इंसानियत की परीक्षा लेने निकली थी। जो इस परीक्षा में पास होता है उसे मैं अपनी कुछ जादू शक्तियाँ दे देती हूँ। तू मेरी परीक्षा में पास हो गई है। रिया हैरानी से बोली, अम्मा कौन सी शक्ति? बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, अब तू जिसका चाहे रूप धारण कर सकती है। रिया की आंखें चमक उठी। सच में अम्मा, क्या मैं छिपकली का रूप धारण कर सकती हूँ? हाँ बेटी, बूढ़ी अम्मा बोली, तू छिपकली बन सकती है और अपनी सास को डराकर काबू में कर सकती है। लेकिन ध्यान रखना, छिपकली बनने से पहले तुझे अपने मन में 3 बार सोचना होगा, मैं एक छिपकली हूँ। और जब तू वापस लड़की बनना चाहे तो अपने मन में 3 बार सोचना होगा, मैं एक लड़की हूँ। इतना कहकर बुद्धि अम्मा धीरे धीरे आगे बढ़ गई और आंखों से ओझल हो गई। रिया अपने घर आ गई, लेकिन उस दिन उसे घर आते हुए बहुत डर लग रहा था। सविता देवी गुस्से में बैठी हुई थी। कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता है शाम हो चुकी है। अगर मुझे शाम की चाय न मिले तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। रिया थकी हुई थी। उसने पहली बार थोड़ा सा सख्त लहजा अपनाया और बोली, माँ जी, एक दिन आप खुद चाय बनाकर पी लेती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। यह सुनकर सविता देवी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने पास रखा मोटा डंडा उठाया और रिया को मारने के लिए दौड़ी। रिया डर गई, लेकिन उसे बुद्धि अम्मा की बात याद आ गई। उसने अपने मन में 3 बार सोचा, मैं एक छिपकली हूँ, मैं एक छिपकली हूँ, मैं एक छिपकली हूँ। 3 बार सोचते ही रिया एक बड़ी और मोटी छिपकली बन गई। सविता देवी का डंडा सीधा जमीन पर जा गिरा। जैसे ही सविता देवी ने अपने सामने एक बड़ी सी छिपकली देखी, वो जोर से चीख पड़ी और भागने लगी। उस वक्त घर में सविता देवी और छिपकली बनी रिया के अलावा कोई नहीं था। सविता देवी अपने कमरे की तरफ भागी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया।
डर के मारे वो बेहोश हो गई। कमरे के बाहर छिपकली बनी रिया खड़ी रही, लेकिन सविता देवी बाहर नहीं निकली। रिया ने सोचा, इससे पहले अमन या बाबूजी घर आ जाएं, मुझे अपने असली रूप में वापस आ जाना चाहिए। उसने अपने मन में 3 बार सोचा, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ। और रिया वापस अपने असली रूप में आ गई। थोड़ी देर बाद अमन और महेश प्रसाद घर आ गए। सविता देवी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई थी। अमन खिड़की के रास्ते कमरे के अंदर गया और दरवाजा खोल दिया। रिया ने सविता देवी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। सविता देवी को होश आ गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रिया पर पड़ी, उसकी हालत फिर बिगड़ गई। ओ छिपकली है। सविता देवी ने रिया की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। अमन हैरान हो गया। माँ, क्या बोल रही हो? यह मेरी बीवी रिया है, कोई छिपकली नहीं। महेश प्रसाद बोले, तुम्हें हर जगह छिपकली ही दिखाई देती है, थोड़ा आराम करो। सविता देवी की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। रिया चुपचाप मुस्कुराते हुए सविता देवी को देखती रही। उस दिन के बाद जब भी सविता देवी रिया को बेवजह परेशान करने की कोशिश करती, रिया चुपचाप छिपकली बन जाती। छिपकली को देखते ही सविता देवी की हालत खराब हो जाती। धीरे धीरे सविता देवी रिया से बहुत डरने लगी। उसने रिया को तंग करना छोड़ दिया। जब घर में कोई नहीं होता, तब सविता देवी रिया के सामने आने से भी कतराने लगी। इस तरह रिया को अपनी सास की जुल्म से मुक्ति मिल गई।